नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में बात करेंगे, अदर फैक्टर के बारे में बात करेंगे और आज इन द लास्ट में आप लोगों के साथ ऐसे 2 या 3 दमदार स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जिसने ये ऐसे मार्केट वाले फॉल में भी अपने मेजर लेवल को ब्रेक नहीं किया और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्यों मैं इसे दमदार बोल रहा हूं, वो सारी चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और एक ऐसा स्टॉक शेयर करूंगा जिसने एक बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा रीटेस्ट किया है और ऐसे रीटेस्ट में रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलो वो सारी चीज़ें शेयर करने के पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई लास्ट वीक है ना, मैंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट में मैंने कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल लेवल पे शेयर की थी साइकोलॉजी के रिलेटेड। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना इम्पॉर्टेंट तो है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होना। बिकॉज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है ना, एक लोनली काम होता है और इसमें आपका फाइट आपके खुद के साथ होता है। तो अगर आप अंदर से थोड़े बहुत डाउटफुल हो जाते हो या थोड़ी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मैंने अपने साथ मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ ट्विटर पे और अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था। बहुत सारे लोगों ने ना उसको गलत समझा है, मतलब गलत वे में लिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरा तो मैं थोड़ा ज़्यादा टेंशन में आ गया। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 2011 से स्टॉक मार्केट में हूँ और 2011 से लेके आज तक ऐसे बहुत सारे छोटे भी क्रैश देखे हैं और बड़े भी क्रैश देखे हैं। बट ये टाइम थोड़ी प्रॉब्लम अलग थी। ये टाइम प्रॉब्लम जो थी वो मार्केट के गिरने की वजह से नहीं हुई थी, वो एक पर्सनल लेवल पे साइकोलॉजी को लेकर हुई थी। और मेरे हिसाब से ये सारे पर्सनल लेवल पे जो लोग हैं उनको होता होगा। अब ये बात अलग है कि कोई यूट्यूब पे शेयर करता है, कोई नहीं करता है। पर ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, मैंने इसको ऐसा बनाया कि आप मेरी ग्रोथ को भी देखो और मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है साइकोलॉजिकली, जो भी बिजनेस रिलेटेड है, वो भी चीज़ों को आप देखो। तो यहाँ पे मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और सारी चीज़ें कर रहा हूँ और इसके बीच में मैं कोई भी छुपा नहीं रहा हूँ कुछ चीज़ों को। तो अगर आप लोगों को मेरे को मतलब वो कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि सर आप इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाइए। अभी ये वीडियो मैं बोलूँगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो ये वेडनेसडे को मैं आप लोगों के साथ उसके ऊपर डिटेल में वीडियो शेयर करूंगा। बट उसके लिए कम से कम मुझे 1000 कमेंट चाहिए और अगर ये वीडियो में मुझे 5000 लाइक मिलेगी तो मैं ऐसे समझूंगा कि हाँ चलो भाई, आप लोगों को वो वीडियो के ऊपर एक एक वो टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊंगा। अदरवाइज हम लोग इसको कभी किसी और दिन शेयर करेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लोग आज के हमारे वीडियो के ऊपर। अभी मैंने क्या, आप लोगों ने और सब लोग ने देखा लास्ट वीक में जो हमारा मंडे था ना, वो एक बहुत बड़े गैप डाउन से स्टार्ट हुआ था, जहां पे निफ्टी क्लोज हुई 600 पॉइंट के आसपास और बैंक निफ्टी क्लोज हुई 1200 पॉइंट के आसपास। अब ये गैप डाउन क्यों हुआ था, उसकी स्टोरी बोलना वापस कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है जापान में क्या हुआ था। फिर जापान मार्केट गिरा, फिर यूएस मार्केट गिरा, उसका इम्पैक्ट हमें आया। ग्लोबली सारे मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बट ये वीक का एंड है ना, वो आप समझो कि एक गैप अप से हुआ और अच्छे क्लोज पे हुआ। पर अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, तो मंडे की जो रेंज थी, मतलब जो हाई और लोअर होता है ना, मोस्टली वो रेंज के आसपास ही पूरा वीक निकल गया। और बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी थे जो अच्छे खासे गिर भी गए थे। बट अभी आज का वीडियो का टॉपिक ही वो है दमदार। दमदार का मतलब क्या, ये जो आज स्टॉक है ना, वो ऐसे है जो ऐसे पैनिक वाले पीरियड में भी अपने मेजर लेवल को ब्रेक नहीं किए और अभी भी अपने मेजर लेवल के ऊपर है। और इसमें से कुछ स्टॉक्स ने तो अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो उसको मैं दमदार बोलता हूँ, जो ऐसे खराब टाइम को भी अच्छी तरीके से पास कर ले और अभी भी अच्छे है। तो वो हम लोग शेयर करेंगे लास्ट में। पर पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जाते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स वाइज क्या हुआ हमारे मार्केट में। तो देखो, अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं सारे सी यहाँ पे ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लास्ट मंथ का लो हमने ब्रेक तो किया था, पर अभी हम वापस से वो लो के ऊपर आ गए। अभी 10 तारीख ही चल रही है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये सारी चीज़ें बोलना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। बट ठीक है, अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे ओके है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक बड़े गैप डाउन से शुरुआत हुई थी और क्लोज अच्छी हुई, इसीलिए हमारा ये कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल बना है। बट इसकी इंपॉर्टेंस इतनी टॉप पे ज़्यादा होती नहीं है।
अगर बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा कैंडल बनता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा था वो ये चीज़ थी डेली टाइम फ्रेम पे। ये हुआ था हमारा मंडे का गैप डाउन, उसके बाद ये लो हमने मारा था और निफ्टी ने तो पूरे हफ्ते यही रेंज में निकाला। सिर्फ फ्राइडे एक गैप अप हुआ और वो रेंज के ऊपर हम लोग क्लोज हुआ है। अभी देखो हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो ये गैप गैप ही फिल करना होगा, जो है 24,686। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो अभी 23,890 है, जो ये हमारा लेवल है। तो अगर आप निफ्टी वाइज देखोगे तो एज ऑफ नाउ हमारे लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार अच्छी चीज़ें हैं। मुझे तो थोड़ा डर ही लग रहा है, क्योंकि अभी मतलब वीकेंड की ही बात है कि वो हिंडनबर्ग ने भी एक ट्वीट किया है कि कुछ बड़ा आ रहा है इंडिया को लेकर। अब पता नहीं वो कितना बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो वो हम लोगों को पता चलेगा आने वाले टाइम पे। पर मार्केट का जो एक मोमेंटम होता है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो मोमेंटम खराब हो गया है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी देखो मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी हम लोग लास्ट मंथ के लो के नीचे ही है। कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जैसे निफ्टी का एक ग्रीन हैमर जैसा कैंडल बना है, तो बैंक निफ्टी का भी कैंडल बना है, बट बैंक निफ्टी ने मंडे वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके लिए ये कैंडल का कलर रेड ही है अभी भी। पर अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी भी बैंक निफ्टी ने जो मंडे वाली रेंज है उसको मतलब पूरे वीक वो रेंज को हमने क्रॉस ही नहीं किया, राइट। तो ये मार्केट को देखकर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि जो एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था ना, वो मोमेंटम अभी मुझे ब्रेक होते हुए दिख रहा है इंडेक्स वाइज। फिर भी कोई इंडेक्स है जो अभी भी स्ट्रांग है, जैसे फार्मा इंडेक्स है। आईटी इंडेक्स पे अभी भी मेरे को अच्छा ही ऐसा लग रहा है कि आईटी इंडेक्स पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार आप लोगों के साथ उसका चार्ट शेयर कर देता हूँ। अगर आप आईटी इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो देखो मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी ये अपने मेजर लेवल के ऊपर रहने की कोशिश कर रहा है और मेजर लेवल के आसपास ही है। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इतनी गिरावट होने के बाद भी अभी भी ये अच्छा ही है। तो आने वाले टाइम में ये वीकली कैंडल का जो हाई और लो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आईटी इंडेक्स में। और वैसे भी नेस्डेक इंडेक्स जो इतना गिरा उसका इम्पैक्ट हमारे ये इंडेक्स पे आता ही है। तो ये रहा हमारा मार्केट का व्यू। मैं आप लोगों को फिर से यही बोलूँगा, मुझे एक्चुअली जब से इलेक्शन है ना, तब से जब से इलेक्शन हुआ है तब से लेकर अब तक मैं मार्केट को लेकर कंसर्न हूँ। ये बात अलग है कि वहाँ से मार्केट 500 600 700 पॉइंट बढ़ भी गया है। पर देखो अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप मार्केट को देखोगे तो ऊपर जाने के लिए पॉइंट्स आपके कम होते हैं, पर नीचे आने वाले पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। मतलब ऊपर रिवॉर्ड हमें कम मिलने वाला होता है और नीचे रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को बहुत बच के और सोच समझ के काम करना चाहिए। और इनफैक्ट जो हमने भी बहुत सारे ब्रेकआउट वाले चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स के ब्रेकआउट फेल भी हो गए थे लास्ट वीक। जैसे देखो एक स्टॉक था LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब ये स्टॉक में मेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, पर आप देखो यहाँ पे इसने अपना ब्रेकआउट फेल कर दिया। ये मंथली टाइम फ्रेम पे इसका ये ब्रेकआउट हुआ था 794 के आसपास। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो अभी फॉल हुआ ना, ये फॉल में ये स्टॉक ने ये ब्रेकआउट भी फेल कर दिया। तो इसको हम लोग दमदार स्टॉक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वो टफ टाइम को मतलब मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक वो टफ टाइम को पार नहीं कर सका। वही स्टॉक पे हमें अभी फोकस करना चाहिए जो ऐसे टफ टाइम को भी अच्छी तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं। तो वो स्टॉक्स हम लोग आज देखेंगे। अभी हम लोग FIS और DIS का मैंने डेटा देखा नहीं है, बट मेरे ख्याल से मोर और लेस वो लोग सेलिंग में ही रहेंगे। और इंडिया विक्स की अगर हम लोग बात करें तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि इंडिया विक्स क्या है। क्योंकि हमारा जो इंडिया विक्स है ना, वो लास्ट वीक बड़ा भी था, फिर वापस कम भी हो गया है, तो वो एक अच्छी बात है। पर अभी वापस से 15 के पास आया तो ये ठीक है। बाकी हमारा जो USD INR है वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप USD INR को देखोगे तो ये भी 83-92 के आसपास आ रहा है। मतलब ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो देखो लास्ट वीक में फार्मा, हेल्थ केयर, FMCG अगेन मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी, मार्केट गिरेगा तो फार्मा, FMCG और हेल्थ केयर ही स्टॉक्स जो सेक्टर है वो चलते हैं। और अगर हम लोग सबसे खराब सेक्टर की बात करें तो मेटल, PSU बैंक, कमोडिटी, एनर्जी, PSC, स्मॉल कैप, ये सारे सेक्टर थे। IT भी गिरा था ऑलमोस्ट 2% जितना, बट ठीक है अभी ग्लोबल लेवल पे IT स्टॉक्स गिर रहे थे तो हमारा सेक्टर क्या बड़ी चीज़ है। तो देखो
अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो रीटेस्ट वाला स्टॉक बता देता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये स्टॉक का नाम है एंजल वन। अभी आप यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हो एंजल वन का, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आई नो अभी मंथली टाइम फ्रेम बताना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, हम लोगों को ये मंथ के एंड में इसका चार्ट वापस से देखना चाहिए। बट अभी आप देखो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये स्टॉक में। ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया था 2022 का लेवल, ये स्टॉक ने ब्रेक किया था 23 अक्टूबर में। और उसके बाद ये 2000 रुपये से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4000 रुपये चला गया था। अभी ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 50% गिरा है और अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास आके एक डोजी कैंडल बना रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे आके कंटिन्यूसली ये लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखो आप लोगों को दो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखेगी यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन है ना, वो मैंने एक्चुअली अलर्ट्स लगाए हैं ट्रेडिंग व्यू में। अगर ये लेवल ब्रेक करता है जो है 2310, तो ये एक तरीके से रीटेस्ट कंफर्म हो जाएगा। और ये वाली जो मैंने डॉटेड लाइन है दूसरी वाली 2600 वाली, वो मंथली के हिसाब से लगाई है। तो अगर ये स्टॉक 2310 लेवल ब्रेक करेगा तो आप इसमें समझो ना 2000 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो और एक ट्रेड ले सकते हो ऑल टाइम हाई के लिए। अब रीटेस्ट वाले जो ट्रेड होते हैं ना, वो जनरली लो रिस्क होते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बताया। आप भी इसमें अपना एनालिसिस जरूर करना, बाद में ही कुछ करना, मेरे बोलने के ऊपर कुछ भी मत करिए। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स अभी मेरी वॉच लिस्ट पे है। दूसरा जो स्टॉक है ना, वो है क्वेस्ट कॉर्प। अभी देखो क्वेस्ट कॉर्प भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। पहले तो आप इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख लो। ये बहुत टाइम से ना एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। उसका एक रेजिस्टेंस बना था 990 पे, एक रेजिस्टेंस बना था 1303 पे, जो इसका ऑल टाइम हाई है। अब देखो 3 हफ्ते पहले एग्जैक्टली ये स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और तभी अच्छा वॉल्यूम भी हुआ था। अब 3 हफ्ते के बाद लास्ट वीक में क्या हुआ आप लोगों को पता है। फिर भी ये स्टॉक गिरा नहीं अपने मेजर लेवल के नीचे जो था 650 के आसपास। और जैसे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, ये स्टॉक वापस से 700 के आसपास आ गया। तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर ध्यान देना, ये स्टॉक मैं आपको बोल सकता हूँ कि दमदार की कैटेगरी में ये भी एक स्टॉक बनता है। तो ये है वो हमारा दमदार वाला एक स्टॉक। अगर ये स्टॉक ने ये लेवल ब्रेक कर दिया ना, जो ये ब्रेकआउट कैंडल का लो है विच इज़ 590, तो ये फिर खराब हो जाएगा। दूसरा जो हमारा दमदार स्टॉक है वो है ओएनजीसी। मैंने ऐसा क्यों बोला, आप यहाँ पे देखो। ओएनजीसी का 2014 का जो इसका ब्रेकआउट है वो इसने लास्ट मंथ में ही किया था। जैसे आपने देखा एलआईसी ने फेल कर दिया ब्रेकआउट, तो ओएनजीसी ने फेल क्यों नहीं किया, वो चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। पर अच्छी बात है कि ओएनजीसी का ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ, इसीलिए आज हमारी वो कैटेगरी में है। अभी आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ये गिरा भी, ऐसा नहीं है कि मार्केट खराब था तो ये गिरा नहीं, पर ये अपने मेजर लेवल के नीचे गया नहीं जो था 305। ये स्टॉक भी अगर 280 के नीचे या 270 के नीचे चला जाएगा तो ये भी खराब हो जाएगा। बट अगर आप इसका रेंज कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को इसका अपसाइड का टारगेट पता चलेगा जो 580 के आसपास का बनता है। तो ये भी आप स्टॉक ध्यान रख सकते हो। ये वो स्टॉक है जिसने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाले टाइम से बाहर निकला है और अभी भी स्ट्रांग है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आगे गिरेगा नहीं, पर अभी जो रिसेंट लास्ट वीक में प्रॉब्लम हुई उसको इसने पार कर लिया, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी लास्ट वीक की। और तीसरा स्टॉक है गल्फ ऑयल। ये स्टॉक मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद आ रहा है ना, क्योंकि इसका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था और इसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में भी अच्छा रिजल्ट दिया है, आउट परफॉर्मिंग किया है, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ। पर अभी बताने का रीज़न ये है कि ये स्टॉक ने 2017 का ब्रेकआउट इसने भी अभी देखो 3 महीने पहले किया था, राइट। तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जून फर्स्ट वीक के इसमें। अब आप यहाँ पे देखो, इसने एक्चुअली ये बजट का टाइम का था, वो भी इसने एक पैनिक लो मारा था 990 का, जो ओपनिंग के टाइम पे ही था, बाद में वापस से ये सेटल हो गया था। एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था उस दिन इसने ये लो मारा था, मुझे किसी अपने फॉलोअर ने मुझे ट्विटर पे बताया था। पर ये पैनिक लो था, इसमें सौदा बहुत जल्दी मॉर्निंग में ही हो गया था, बाद में हुआ ही नहीं था। पर देखो आप ऐसे खराब टाइम पे भी ये स्टॉक ने हमेशा नीचे आने के बाद फास्ट रिकवरी दी है।
और ये स्टॉक के फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट अभी मैंने आप लोगों को बोला कि रिजल्ट भी अच्छा आया था, तो आप ये स्टॉक पे भी ध्यान दे सकते हो। और इसने जब भी ब्रेकआउट किया था, इसका ब्रेकआउट कैंडल भी बहुत अच्छा था, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, तो ये अच्छी बात है। और अगर आप इसके रेंज कैलकुलेशन करोगे तो अपसाइड का इसका टारगेट 1830 आ रहा है। और ये स्टॉक वापस से 900 लेवल ब्रेक कर देगा तो खराब हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ओके, तो ये तीनों वो दमदार स्टॉक है जो आप लोगों की वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक लास्ट वीडियो में आईसीआईसीआई प्रू भी शेयर किया था, वो भी आप देख सकते हो। एंजल वन एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक बहुत अच्छा रीटेस्ट किया है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बीबीटीसी भी देखोगे ना, तो बीबीटीसी ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मेजर लेवल के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो ये भी दमदार स्टॉक की कैटेगरी में आता है, वो आप चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों को गल्फ ऑयल का है ना एक बार ये दिखा देता हूँ कि उसके फाइनेंशियल्स हमें क्या बता रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए थे, पर वापस एक बार शेयर कर देता हूँ। तो देखो, गल्फ ऑयल का अगर आप ईयरली रिजल्ट देखोगे तो इसका जो अभी टीटीएम है, मतलब अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रिजल्ट है, सेल्स है, वो भी अब तक का हाईएस्ट है। अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे वो भी हाईएस्ट है। अगर आप इसका ईपीएस देखोगे तो वो भी बढ़ रहा है। अगर आप इन्वेस्टर्स की लिस्ट में जाओगे तो 71% से भी ज़्यादा प्रमोटर के पास है, और पब्लिक के पास भी है पर 16% का है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो इसकी बोरोइंग्स कम है कंपेयर टू रिजर्व्स। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो ये भी कंटिन्यू बेसिस पे सेल्स भी इसके बढ़ रहे हैं। अगर आप इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो इसके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसकी क्वार्टरली ईपीएस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। तो ये स्टॉक में सारी चीज़ें अच्छी है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये केमिकल सेक्टर में आता है। मैंने अभी आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था, जुबिलेंट इंग्रेविया भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो देखो, मैंने किया था समवेयर अराउंड 500 के आसपास, और अभी ये स्टॉक 700 रुपया हो गया है। तो केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छी स्ट्रेंथ है, जिसमें से जुबिलेंट इंग्रेविया शेयर किया था, और गल्फ ऑयल भी केमिकल स्टॉक्स में आता है। तो ये सारी चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे एलआईसी हाउसिंग हमारा वीक हो गया तो हमने उसको मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं उसमें से निकल गया। मुझे उसमें लॉस तो हुआ ही है, बट कुछ ट्रेड है जिसमें आपको लॉस हो गया और कुछ ट्रेड है जिसमें आपको प्रॉफिट हो गया। आप लोगों को फोकस करना है कि आपके लॉस वाले ट्रेड को आप काट के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर आप ये चीज़ को प्रॉपरली करोगे ना तो अल्टीमेटली अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को होगा ही। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को इसी तरीके से दमदार स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, या फिर पूरा एनालिसिस कैसे करते हैं, या फिर भाई इतने सारे स्टॉक्स में से कुछ अच्छे स्टॉक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करें, ये सारी चीज़ें सीखनी है, या आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस सीखना है, तो आप हमारा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली 1 ईयर तक सपोर्ट देता हूँ। हमारा पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम मेरा चलता है, महीने में 3-4 हमारे लेक्चर होते हैं। तो हम लोग पूरे मार्केट को एनालिसिस करते हैं और आपको सिखाने के साथ साथ लाइव एग्जाम्पल भी देते रहता हूँ, तो जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोगों को वो मेरा साइकोलॉजिकल वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर आप लोगों को नेक्स्ट वेडनेसडे में वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर 1000 से ज़्यादा कमेंट आ जाएगी तो मैं ज़रूर उसमें कर लूँगा। और एटलीस्ट ये वीडियो को 5000 लाइक करिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो सिर्फ 30,000 लोग ही दूर है 3 लाख होने से। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।